हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का फिर से। माई सेल्फ अनिल यादव, वेलकम यू ऑल। तो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो ये कोशिश करते हैं ना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है? काउंटिंग ऑफ इवेंट्स होता है ना। तो सबसे पहले आपको काउंटिंग समझना पड़ेगा कि किसी इवेंट के ऑकरेंस के चांसेस क्या होते हैं या इवेंट्स को हम काउंट कैसे करते हैं। तो काउंटिंग इवेंट्स, ठीक है। तो देखो, अगर मेरे पास कोई इवेंट ए है जिसको मैं बोलता हूँ कि ये m वेज में हो सकता है ना, और मेरे पास कोई इवेंट b है वो n वेज में हो सकता है, दैट कैन हैपन इन n वेज। तो मैंने एक इवेंट c डिफाइन किया है ना, इवेंट c विच विल हैपन ओनली व्हेन आइदर ऑफ a और b विल हैपन। अच्छा, इसको एग्जांपल्स लेंगे अभी, है ना। और मैंने ऐसे लिखा, सो देन इवेंट सी कैन हैपन इन m प्लस n वेज। ठीक है, मैंने एक इवेंट d डिफाइन किया, सो इवेंट d विल हैपन व्हेन है ना बोथ ऑफ इवेंट a एंड इवेंट b विल हैपन साइमल्टेनियसली। इसका मतलब क्या हुआ सर? तो देखो, अपने पास जैसे एक इवेंट ए है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि मेरे पास टी है ना। तो मेरे पास टी में क्या है? मेरे पास ग्रीन टी है, लेमन टी है और मेरे पास मिल्क टी है। ऐसे ही मेरे पास कॉफ़ी है, कॉफ़ी में मेरे पास 3 वैरायटीज़ हैं, एक्सप्रेसो है, कैपेचिनो है और एक नॉर्मल जो है आपके पास मिल्क कॉफ़ी है। देखो, अगर मैं इसको इवेंट ए डिफाइन करूं और इसको मैं बोलता हूं कि इसको ये इवेंट बी है, तो देखो मैं बोलता हूं कि मॉर्निंग में मुझे, है ना, कोई एक बिवरेज पीना है, दैट कैन बी आइदर टी और कॉफ़ी, दैट कैन बी आइदर टी और कॉफ़ी। तो इवेंट सी यहाँ पे क्या हो गया? इवेंट सी हो गया कि मुझे आइदर एक बिवरेज पीना है, वो क्या हो सकता है? टी हो सकता है या फिर कॉफ़ी हो सकता है। अब बताओ मुझे, मेरे पास टी है ना, मुझे सेलेक्ट करने के मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? तो आप बोलोगे सर 3 ऑप्शंस। और आपके पास कॉफ़ी सेलेक्ट करने के कितने ऑप्शंस हैं? 3। तो टोटल कितना हो जाएगा? 6 वे। यानी अगर मैं मॉर्निंग में चाहूँ आइदर ऑफ टी और कॉफ़ी में से मुझे कोई एक पीना है, तो मैं कितने तरीके से पी सकता हूँ? 6 तरीके से, है ना। आइदर या तो मैं 3 कॉफ़ी में से कोई एक सेलेक्ट कर लूँगा या फिर 3 टी ऑप्शंस जो मेरे पास हैं उसमें से कोई एक मैं सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि सर मैंने एक इवेंट डी डिफाइन किया, मैंने इवेंट डी डिफाइन किया कि मुझे क्या करना है कि एक कॉफ़ी पीना है, इवेंट डी है ना, 1 कॉफ़ी एंड 1 टी। तो देखो, है ना, इवेंट डी तभी हो रहा है जब आपके पास इवेंट्स ए और बी दोनों साइमल्टेनियस होना पड़ेगा, यानी दोनों एक साथ अगर अकर करेगा तभी आपके पास इवेंट डी अकर होगा। यानी कि मुझे क्या करना है? एक कॉफ़ी पीना है और एक टी पीना है। तो अब बताओ मुझे मेरे पास, तो सर मैं कॉफ़ी 3 तरीके से पी सकता हूँ और टी 3 तरीके से, तो टोटल मेरे पास कितने हो जाएंगे? 9 वेज ऑफ कॉम्बिनेशन हो जाएंगे अपने पास। ठीक है, यानी मैं 9 तरीके से। इसी का थोड़ा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सपोज आपके पास ड्रेस होना है ना, आपके पास 3 शर्ट्स हैं और 2 पैंट्स हैं। मैं बोलता हूँ कि बस पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस क्या है आपको ड्रेस होने के लिए। तो आप बोलोगे सर शर्ट को मैं 3 तरीके से ड्रेस हो सकता हूँ और पैंट को मैं 2, तो मेरे पास 3 × 2 टोटल कितने हो जाएंगे? 6 वेज। तो मेरा जो पूरी ड्रेसिंग है ना, वो दोनों शर्ट और पैंट दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली पहनने पे हो रहा है ना। ऐसा नहीं है कि मैं एक इवेंट को अलग कर रहा हूँ, एक इवेंट को अलग कर रहा हूँ। तो ये होता है कुछ आपके पास काउंटिंग मेथड्स। ठीक है, जैसे सपोज मेरे पास, मैं गया किसी होटल में, है ना, मैंने एक मेन्यू ऑर्डर किया दोपहर में, तो वहाँ पे मेरे पास क्या है कि चपाती मेरे पास 3 तरीके के है ना, दाल मेरे पास 4 तरीके के हैं और मेरे पास वेजिटेबल्स में 5 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो अगर टोटल मेन्यूज़ मुझे बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं 3 तरीके से रोटी सेलेक्ट कर सकता, 4 तरीके से दाल सेलेक्ट कर सकता और 5 तरीके से आपको वेजिटेबल सेलेक्ट कर सकता। 3 × 4 × 5 टोटल काउंटिंग कितनी हो जाएगी? 60 वे से मैं 60 मेनू बना सकते हैं। ठीक है, ये तो होता है फंडामेंटल काउंटिंग, है ना, कब आप मल्टीप्लाई करेंगे, कब आप ऐड करेंगे। ठीक है, अब आते हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पे। तो अब हमारा मेन जो है वो हम परम्यूटेशन समझने की कोशिश करेंगे और कॉम्बिनेशन। तो देखो, परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, परम्यूटेशन का एक सिंपल सा मतलब होता है अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। अब ये अरेंजमेंट और सिलेक्शन या तो नॉर्मल केसेस में होते हैं या फिर कुछ स्पेसिफाइड कंडीशंस अप्लाइड होते हैं। ठीक है,
तो मैंने लिखा परमुटेशन और यहां पे लिखा मैंने कॉम्बिनेशन। अब देखो है ना, मैं एक बेसिक सा एग्जांपल लूंगा जिससे आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों में बेसिक डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो परमुटेशन का मतलब होता है सिंपल सा अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन का मीन्स होता है सिलेक्शन। अच्छा ठीक है ना। अब देखो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि सपोज आपके पास 3 लेटर्स है ना, वी हैव 3 लेटर्स A B एंड C, A B एंड C। अब देखो मुझे क्या चाहिए कि आउट ऑफ 3 लेटर्स 2 लेटर्स का अरेंजमेंट चाहिए। तो 2 लेटर्स का पॉसिबल अरेंजमेंट है ना, पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ 2 लेटर्स, 2 लेटर्स है ना। तो मैं बोलूँगा सर ABC है तो आप AB ले लो है ना, आप AB ले लो या फिर आप BA ले लो। अच्छा ठीक है, नहीं AB आप ले लो, फिर आप BC ले लो, फिर आप CA ले लो है ना। तो अगर आप कॉम्बिनेशन देखोगे तो ये 3 कॉम्बिनेशन है। अब देखो मेरे पास अरेंजमेंट है ना, तो अरेंजमेंट में क्या होता है, आपके पास ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर मैटर करता है। अब देखो जैसे मैंने AB लिया, A को पहले लिया, अब BA कर देता हूँ, CB कर देता हूँ, फिर AC कर देता हूँ है ना। तो ये अपने पास ये टोटल कितना अरेंजमेंट आ जाएगा, 6 अरेंजमेंट आ जाएगा। कितने का, तो आउट ऑफ 3 लेटर्स में से अगर मुझे 2 का अरेंजमेंट करना हो तो मेरे पास 6 ऑप्शंस होंगे है ना, AB BA BC CB और CA AC। ठीक है, तो अरेंजमेंट में क्या होता है, जो आपका ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर मैटर्स, यानी किसको आपने पहले लिखा है, किसको आपने बाद में लिखा है, या आपने किसको पहले बैठाया है। ठीक है, ये सब चीज़ें अरेंजमेंट में परमुटेशन में मैटर करती हैं, बट कॉम्बिनेशन में वो मैटर नहीं करती हैं। जैसे क्या है कॉम्बिनेशन में, देखिए इधर कॉम्बिनेशन में मुझे क्या है कि मेरे पास 3 लेटर्स हैं ABC है ना, आई हैव ओनली 3 लेटर्स AB एंड C। अब मुझे इसमें से 2 का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो 2 का कॉम्बिनेशन बनाने का मतलब हुआ, जैसे मेरे पास A हो गया, A के साथ मैंने B को बनाया, B के साथ मैंने C को ले लिया, C के साथ A को ले लिया। अब इसके अलावा मेरे पास और कॉम्बिनेशन नहीं है ना। अगर मैं कोई भी और कॉम्बिनेशन लेता हूँ तो ये इसका रिपीटेशन ही हो जाएगा। जैसे मैं लेता हूँ, मैं बोलूँगा कि चलो C के साथ B को ले लो है ना, C के साथ B को, तो ये आपके पास जो CB होगा और BC ये दोनों सेम ही हो जाएंगे। तो देखो आपके पास कॉम्बिनेशंस में आप क्या करते हो, कॉम्बिनेशन में कमिटी सेलेक्ट करते हो, टीम बनाते हो है ना, और कार्ड्स को निकालते हो। तो ये सब क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, कॉम्बिनेशन से। अब देखो ये दोनों आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड कैसे हैं। तो देखो एवरी परमुटेशन है ना इन्वॉल्व्स कॉम्बिनेशन एंड अरेंजमेंट। ठीक है, क्या बोला मैंने, देखो इधर देखो आपके पास, मेरे पास यहाँ पे 3 है ना ऑब्जेक्ट्स हैं, लेटर्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 है। मुझे इसमें से एक कॉम्बिनेशन बनाना है 2 का, तो मैं क्या लिखता हूँ 3C2। क्या लिखा मैंने 3C2। अब यहाँ पे मेरे पास 3 है ना ऑब्जेक्ट्स हैं और मुझे परमुटेशन बनाना है, अरेंजमेंट बनाना है 2 का, तो मैं लिखूंगा 3P2। ठीक है, तो अब देखो आपके पास, या तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले क्या करता हूँ, देखो जब आप अरेंजमेंट निकालते हो तो सबसे पहले आप कॉम्बिनेशंस निकालते हो और फिर वापस में आप देखते हो कि ये कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं है ना। तो मैंने क्या किया, अगर मेरे को 3P2 इक्वल्स टू, अगर मुझे कॉम्बिनेशन से अरेंजमेंट में जाना है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 3C2 इंटू फैक्टोरियल 2, यानी जितने का मैंने कॉम्बिनेशन निकाला है फिर उनको मैं देखूंगा कि वो आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास क्या हो गया कि AB है तो ये कितने तरीके से अरेंज हो सकता है, 2 तरीके से, फैक्टोरियल 2 तरीके से। कैसे, AB और BA, समझ में आ गया। तो इसका मतलब अपने पास क्या हो गया कि जो भी आपके पास परमुटेशन होता है ना उसमें कॉम्बिनेशन ऑलरेडी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये आपको एक सिंपल सा मैंने एग्जांपल दिया परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का, कि मेरे पास क्या है 3 लेटर्स हैं, इनमें से मुझे 2 का अरेंजमेंट निकालना है। तो मैंने कहा 2 का अरेंजमेंट निकालना है, तो अरेंजमेंट मीन्स पहले कौन है बाद में कौन है ना, वो मैटर करेगा। तो मैंने कहा AB ले लो या फिर BA ले लो, BC ले लो या CB ले लो, CA ले लो या AC ले लो। ठीक है, अब देखा मैंने कॉम्बिनेशन में, तो मैंने कहा कि AB BC या CA। ठीक है, अब देखो आपके पास जो होता है ना, एक ऑब्जेक्ट का परमुटेशन या एक ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन दोनों सेम ही होता है, दोनों क्या होता है, सेम होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ कि एक ऑब्जेक्ट का परमुटेशन क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर A ले लो या B ले लो या C ले लो, और एक ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन भी निकालना चाहो तो आप क्या ले सकते हो, आइदर A B और C, यानी वन ऑब्जेक्ट का परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों क्या होता है, सेम होता है। अब मैंने कुछ स्पेसिफाई किया है कि आप देख के ये समझ पाओ, ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चन परमुटेशन का है, कौन सा क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है। तो उससे पहले कुछ जनरलाइज रिजल्ट ले लेते हैं, है ना। तो देखो मैंने एक फॉर्मूला लिखा NPR, एक फॉर्मूला लिखा मैंने NCR। दिस फॉर्मूला इज नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, है ना। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, जिनको आप पहचान पाओ, ऑब्जेक्ट्स
टेक इन आर एट ए टाइम, टेक इन आर एट ए टाइम, ठीक है ना। व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, सो दिस फॉर्मूला इज एनपीआर। एनपीआर क्या होता है? तो एनपीआर विल बी इक्वल्स टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, सिंपल, खत्म। एनसीआर क्या होता है? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ, नंबर ऑफ combination of n objects taken R at a time when order of the objects doesn't matter। ठीक है। अब NCR क्या होता है? NCR विल बी इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर, ठीक है। तो अगर मैं NPR और NCR को कंपेरिजन करूं तो आप देख रहे हो, अगर आप NCR में फैक्टोरियल r इधर के चले जाओ तो NCR मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल r, दिस विल इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। इसका मतलब क्या हुआ कि NCR मल्टीप्लाई फैक्टोरियल r और ये क्या हो जाएगा? NPR, यानी NPR विल बी इक्वल्स टू फैक्टोरियल r मल्टीप्लाइड बाई NCR, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना, जिसमें दोनों से करके देखते हैं। तो मैंने कहा देखो मेरे पास एक सूटकेस है ना, तो मेरे पास एक सूटकेस है जिसमें मेरे पास ऐसे 3 डिजिट का लॉक है ना, लॉक सिस्टम है, 3 डिजिट का लॉक सिस्टम है। और मैं बोल रहा हूँ मेरे पास कि मुझे इसमें से आपके पास लॉक बनाना है, मुझे आउट ऑफ यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 5 एंड 6, और मुझे आपके पास टोटल लॉक्स बनाने हैं, है ना, व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, डिजिट्स नॉट अलाउड। तो मैं बोलूँगा देखो अगर मुझे 3 डिजिट का लॉक बनाना है तो मेरे पास ये 3 डिजिट्स फिल करने हैं आउट ऑफ कितने ऑब्जेक्ट्स? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देखो मैं फर्स्ट वाले डिजिट पे जाऊँगा, है ना, यहाँ पे। तो फर्स्ट वाले के पास मेरे पास कितने ऑप्शन होंगे? 6 में से 6। अब देखो अगर आपके पास रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो 6 में से कोई एक चला गया होगा, सपोज आपके पास 2 चला गया, कितना अगले वाले के पास ऑप्शन बचेगा? 5। अब यहाँ पे भी कोई ना कोई एक डिजिट यूज हो गया होगा, सपोज 4 चला गया, तो नेक्स्ट वाले के पास क्या बचेगा? 4। तो 6 इंटू 5 इंटू 4, 6 5 30, 34 जो 120, आपके पास टोटल 120 ऑप्शन आएंगे, टोटल 120 लॉक्स हो जाएंगे, है ना, पॉसिबल लॉक्स हो जाएंगे अगर आप सेट करना चाहो तो, ठीक है। अब मैंने कहा कि अगर आपके पास रिपीटिशन अलाउड है, अगर आपके पास रिपीटिशन अलाउड है तो आप क्या करोगे? तो देखो पहले वाले जगह पे क्या, आउट ऑफ 6 यूज़ कर लो, कुछ भी यूज़ कर लो। दूसरे वाले पे भी अपने पास 6 में 6 ऑप्शन फिर भी बचेंगे, तीसरे वाले पे भी 6, तो कितना हो जाएगा? 6 इंटू 6 इंटू 6 216, तो अपने पास कितना हो जाएगा? 216 लॉक हो जाएगा। अब देखो इसको हम कॉम्बिनेशन से कैसे करेंगे, है ना। तो कॉम्बिनेशन से करने का मतलब ये है कि मैं क्या करता हूँ, ठीक है, ये तो हुआ नॉर्मल काउंटिंग मेथड से। अब अपन फॉर्मूले से करते हैं। तो फॉर्मूले में अपने पास क्या था? NPR। सो देखो नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम, सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम। तो अपने पास n यहाँ पे कितना है? 6 है, और कितने को हम एक साथ में ले रहे हैं? 3। अपने पास प्लेसेस कितने हैं? 3। तो मैं क्या लिखूंगा आपके पास? 6p3, है ना, 6p3, सिंपल। तो मैंने कहा 6p3 क्या हो जाएगा? तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 3, तो आएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3। तो आप 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 6, तो कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 20 आ गया आंसर आपका। दस 1 मिनट, है ना। सॉरी, देखो NPR का जो आपके पास फॉर्मूला होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 6p3, यानी फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 3, है ना। वो फॉर्मूला मैंने NCR का लगा दिया था। तो आपके पास क्या मिलेगा फिर? तो देखो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, कैंसिल हुआ, 120 अगेन आ गया, ठीक है। अब देखो इसको हम
कॉम्बिनेशन से कैसे करते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं पहले 6 में से 3 का कॉम्बिनेशन निकाल लूँ। तो मेरे पास 6 में से 3 का कॉम्बिनेशन निकालने का कितना तरीका होगा, 6C3, ठीक है। अब जो मैंने कॉम्बिनेशन 3 निकाला होगा, है ना, सपोज मैंने एक कॉम्बिनेशन आपको एग्जांपल दिया कि मैंने निकाला यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो ये तो मैंने एक कॉम्बिनेशन निकालना है। अब जितना कॉम्बिनेशन निकाला है ना, ये वापस आपस में किन तरीके से अरेंज होंगे, तो ये फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज होंगे सर। तो फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज होंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि जितने कॉम्बिनेशन होंगे वो सबके सब कितने तरीके से वापस फिर से अरेंज हो सकते हैं, फैक्टोरियल 3 तरीके से। तो इसमें मैं टोटल निकालने के लिए क्या करूँगा, फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अगर आप इसको फिर सिंप्लीफाई करोगे तो अगेन आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। कैसे, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 3, ठीक है। तो ये देखो और मल्टीप्लाई करो फैक्टोरियल 3 से, तो ये फैक्टोरियल 3 कैंसिल, अगेन फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 3, आगे आपके पास 120 बेस, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आगे आप पढ़ेंगे कि आप ये देख के कैसे पहचान पाओगे ना कहाँ पे आपको परमुटेशन होगा, कहाँ पे कॉम्बिनेशन। तो मैंने कुछ केसेस को सेग्रीगेट किया है, जिसको आप देख के समझ सकते हो कि आपको परमुटेशन कहाँ यूज़ करना है और कॉम्बिनेशन के बारे में आपको कहाँ सोचना है। तो कॉम्बिनेशन का सिंपल सा मतलब होता है सिलेक्शन, परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। तो परमुटेशन का मतलब क्या है, जैसे आपको लेटर बनाने हैं ना, देखो जैसे आपको सूटकेस का लॉक लगना है, लॉक वाला क्वेश्चन आया, तो फिर आप क्या यूज़ करोगे, परमुटेशन। दूसरा मैंने क्या किया, अरेंजिंग लेटर्स ऑफ ए वर्ड, लेटर्स ऑफ ए वर्ड, तो इसमें भी क्या आएगा, परमुटेशन आएगा। तीसरा मैंने कहा फाइंडिंग टोटल नंबर्स, है ना, टोटल नंबर्स यूजिंग डिजिट्स, तो यहाँ भी आप क्या लगाओगे, परमुटेशन लगाओगे, ठीक है। फोर्थ नंबर मैंने कहा देखो अगर आपके पास नॉर्मल लीनियर और सिटिंग अरेंजमेंट हो, है ना, नॉर्मल सिटिंग अरेंजमेंट, जो आपके पास सिटिंग अरेंजमेंट हो, तो सिटिंग अरेंजमेंट किसमें हो, लीनियर वाले फेज में या फिर सर्कुलर वाले फेज में, तब भी, या फिर रैंक ऑफ ए वर्ड इन डिक्शनरी, रैंक ऑफ ए वर्ड इन डिक्शनरी। 6(1) मैंने लिखा, एक होता है सर्कुलर परमुटेशन। तो सर्कुलर परमुटेशन में एक आता है सिटिंग अरेंजमेंट, एक होता है गार्लैंड फॉर्मेशन, दूसरा होता है नेकलेस फॉर्मेशन, है ना। ये इतने तरीके के होते हैं। इसमें से कुछ और केसेस होंगे, है ना, हो सकता है मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आपके पास ऐसा आता है तो आप, यानी अगर आपके पास कहीं सूटकेस का लॉक निकालना हो, है ना, अरेंजिंग लेटर्स ऑफ ए वर्ड, जैसे मिसिसिपी हो गया, आपके पास फार्मर हो गया, या कोई सा भी ऐसा वर्ड हुआ जिसको आपको अरेंज करना हो और उससे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वर्ड्स निकालने हो, उसमें कुछ कंडीशन स्पेसिफाइड हो या नहीं हो, तो आप किसके बारे में सोचोगे, परमुटेशन के बारे में सोचोगे। फाइंडिंग टोटल नंबर यूजिंग डिजिट्स, है ना, जैसे मैं ऐसा बोलते हैं कि 0 1 2 3 4 या 5 को यूज़ करके आप टोटल इवन नंबर्स या ऑड नंबर्स कितने बना सकते हो, इससे कम या ज़्यादा, इस तरीके से। तो आप किसके बारे में सोचोगे, परमुटेशन के बारे में सोचोगे। अगर आपको सीटिंग अरेंजमेंट लीनियर में फॉर्म करना है तो आप परमुटेशन के बारे में सोचोगे। अब किसी डिक्शनरी में रैंक निकालना है ना वर्ड का, जैसे मैं बोलता हूँ कि आप देखो, अगर मैं फार्मर वाले के, मेरे पास एक वर्ड है फार्मर, अगर मैं फार्मर के सभी, है ना, लेटर्स को अरेंज करता हूँ, फार्मर वर्ड के सभी लेटर्स को अरेंज करता हूँ, तो आप बताओ फार्मर की जो है ना, अगर मैं डिक्शनरी में लिखना चाहूँ तो फार्मर की रैंक कितनी होगी, ये किस नंबर पे आएगा। तो आप किसका यूज़ करोगे, परमुटेशन का। आप सर्कुलर परमुटेशन में अगर आपके पास सिटिंग अरेंजमेंट आए, गार्लैंड आए या नेकलेस से रिलेटेड क्वेश्चन आए, तो अभी आप किसका यूज़ करोगे, परमुटेशन का, ठीक है। अब आते हैं कॉम्बिनेशन में। कॉम्बिनेशन में क्या करना होता है, सबसे पहले सेलेक्टिंग टीम, दूसरे क्वेश्चन आते हैं ऐसे सेलेक्टिंग कमेटी, है ना। आपको अगर कमेटी सेलेक्ट करना हो तो अभी आप किससे चूज़ करोगे, इसी से चूज़ करोगे। तीसरा नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ मैचेस और नंबर ऑफ हैंडशेक करके आते हैं, नंबर ऑफ हैंडशेक। अच्छा हाँ, एक इसमें इंपॉर्टेंट मिस हो गया, है ना, जब आप सिग्नल फॉर्म करते हो, 7th वाला, जब आप सिग्नल फॉर्मेशन करते हो डिफरेंट तरीके से फ्लैग से, ना, सिग्नल फॉर्मेशन,
तो ये मोस्ट ऑफ द केसेस में परमुटेशन से भी हो जाता है, बट आप इसको केयर करना पड़ेगा कि आपको इसमें कॉम्बिनेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मैचेस एंड नंबर ऑफ हैंडशेक, तब भी आप क्या यूज़ करोगे, कॉम्बिनेशन यूज़ करोगे। फोर्थ वन मैंने बताया है ना, ज्योमेट्री रिलेटेड क्वेश्चंस, ज्योमेट्री रिलेटेड क्वेश्चंस, ज्योमेट्री रिलेटेड क्वेश्चंस, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जैसे आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने होंगे ना, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन, स्ट्रेट लाइन, और फिर आपके पास नंबर ऑफ ट्रायंगल, ये सब निकालने रहते हैं ना, तो आप इसका यूज़ करोगे कॉम्बिनेशन का। फिफ्थ नंबर पे आता है आपके पास सेलेक्टिंग सम स्पेसिफिक कार्ड, सेलेक्टिंग सम स्पेसिफिक कार्ड है ना, स्पेसिफिक कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड, फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड। तो फिर आप किसका यूज़ करोगे, देन यू विल हैव टू यूज़ कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट वन मैं बोलता हूँ, अगर आपके पास ऐसा आता है टू फाइंड डिवाइजर्स है ना, अगर आपको डिवाइजर्स निकालने हैं किसी नंबर के, तो फिर आप किसका यूज़ करोगे, कॉम्बिनेशन का। फॉर एग्जांपल डिवाइजर्स ऑफ अगर मैं बोलता हूँ 360, तो आप किससे यूज़ करके निकालोगे, कॉम्बिनेशन का। तो ये कुछ आपके पास एग्जांपल्स होते हैं जहाँ पे आप परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में कहाँ पे कैसे सोचना है। तो चलो फिर अब अभी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आपके पास कॉम्बिनेशन में जियोमेट्री रिलेटेड क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। फिर एक एक करके हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो एक फॉर्मूला आपको सबको पता होगा कि नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए एन साइडेड पॉलीगन, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए एन साइडेड पॉलीगन इज इक्वल्स टू एन ब्रैकेट ओवर एन माइनस 3/2। अब ये फॉर्मूला आता है कहाँ से ना, इसको समझते हैं। तो देखो पॉलीगन क्या होता है, तो पॉलीगन इज ए क्लोज डायग्राम मेड ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगन क्या होता है, ट्रायंगल। इससे बड़ा आपके पास कोई रेक्टेंगल आ जाएगा है ना, यानी क्वाड्रिलेटरल आएगा 4 साइड्स का। उसके बाद में क्या आएगा, पेंटागन आ जाएगा। उसके बाद में क्या आएगा, हेक्सागन। ऐसे ही है ना, ऐसे ही आगे आप बढ़ते जाओ, हेप्टागन, ऑक्टागन है ना, नाइनागन, डेकागन। अब देखो आप पॉलीगन में क्या होता है ना, इसमें जितने नंबर ऑफ साइड्स होते हैं उतने ही वर्टाइसेस होते हैं। जैसे आप मैं अगर क्वाड्रिलेटरल ले रहा हूँ तो अपने पास कितने वर्टाइसेस होंगे, 4। कितने वर्टाइसेस हैं, 4। नंबर ऑफ साइड्स कितनी हैं, 4। नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितने हैं, 4। तो देखो इसमें 2-3 फॉर्मूले होते हैं, उनको मैं फटाफट बता देता। एक आपके पास फॉर्मूला होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो होता है n-2 × 180 डिग्री। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स दैट विल बी इक्वल्स टू 360। एक आपके पास नेक्स्ट होता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, n-2 × 180 डिग्री हो गया। अब देखो सर, अगर अपने पास ये सभी के सभी रेगुलर पॉलीगन हो जाएं, तो रेगुलर पॉलीगन होने का मतलब क्या हुआ कि इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, उनकी साइड लेंथ क्या होगी, सेम होगी। तो अगर मुझे वैल्यू ऑफ 1 इंटीरियर एंगल निकालनी है तो मैं लिखूंगा n-2 × 180 डिग्री अपॉन n, ठीक है। अब देखो अगर आपके पास कोई पॉलीगन है ना, तो उसमें डायगोनल्स भी होंगे। तो डायगोनल क्या होते हैं, तो डायगोनल होते हैं लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस। जैसे अपने पास ये है रेक्टेंगल है, तो इसमें अपने पास एडजेसेंट वर्टाइसेस मतलब क्या हुआ, पास पास वाले है ना, जैसे ABCD, ठीक है। तो अगर मैं इनको ज्वाइन करूंगा पास पास वालों को तो क्या बनेगा, साइड बनेगा। अगर मैं नॉन एडजेसेंट लेता हूँ है ना, जैसे A को साथ मैंने C लिया और B के साथ मैंने D लिया, तो आपके पास कितना बन जाएगा, 2 डायगोनल्स बनेंगे है ना। जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल पॉलीगन क्या है, ट्रायंगल है। इससे कितने होते हैं, इसके 0 डायगोनल होते हैं ना, क्योंकि इसके सभी वर्टाइसेस क्या होते हैं, एडजेसेंट होते हैं। तो मेरे पास एक फॉर्मूला है n × n-3। तो अपने पास प्रॉब्लम ये था कि इसको हम कॉम्बिनेशन से कैसे निकालेंगे। तो देखो आप यहाँ पे देखो, आपके पास अपने पास यहाँ इस क्वाड्रिलेटरल में अपने पास 4 वर्टाइसेस हैं, ठीक है। तो ऐसा मैं बोलता हूँ कि अपने पास प्लेन में मेरे पास XY प्लेन में मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं, और 4 में से मैं 2 का कॉम्बिनेशन निकाल रहा हूँ, 4 में से मैं 2 का कॉम्बिनेशन निकाल रहा हूँ। तो मेरे पास क्या क्या बन सकता है, इसका A का B C D, A के B के साथ A के C, B का D के साथ C के D के साथ, है ना। या फिर आप A को D से मिलाओ, B को D से मिलाओ। तो देखो होगा क्या, अगर आप देखो सिंपल सा सोचो कि अगर आपके पास 4 पॉइंट्स हैं, तो अगर मैं एक पॉइंट लेता हूँ तो वो कितने से कंबाइन हो सकता है, 3 से। जैसे मैंने A को लिया तो वो B के साथ, D के साथ या C के साथ। समझ में आया क्या। तो देखो ये इसमें से जो आपके पास टोटल लाइन सेगमेंट्स बन रहे हैं, तो इसमें से कुछ साइड्स बन रहे हैं और कुछ डायगोनल्स बन रहे हैं। तो आप देखोगे जो साइड्स बनते हैं ना,
वो जितने नंबर ऑफ साइड्स होते हैं, तो जो इसमें स्ट्रेट लाइन बन रहे हैं वो n होते हैं, n = 4। तो जो साइड्स होते हैं ना, वो जितने साइड का पॉलीगन होता है उतनी ही उसमें साइड्स बनती हैं, यानी n = अगर 4 है तो उसमें 4 साइड्स बनेंगी। ठीक है, अपने पास निकालना क्या है, पॉलीगन के डायगोनल्स निकालें। तो डायगोनल्स कौन से होंगे, तो मैं बोलता हूँ सर अगर आपके पास n पॉइंट्स हैं तो आप nc2 दो का कॉम्बिनेशन ले लो, है ना, टोटल कॉम्बिनेशन आप क्या ले लो, nc2। तो डायगोनल्स हो जाएंगे, तो nc2 ले लो और फिर इसमें से माइनस कर दो क्या, जितनी साइड्स बन रही हैं, यानी इनमें से मुझे वो केसेस या वो स्ट्रेट लाइन माइनस करने होंगे जिस केस में आपके पास ये साइड्स बन रही है ना, दो का कॉम्बिनेशन लेने से पे साइड्स बन रही है। ठीक है, अब देखो, तो अपने पास अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये आएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n - 2। तो इसी को आप सिंप्लीफाई करोगे तो n इंटू n - 3/2 आता है। कैसे, है ना, कर लेते हैं 1 मिनट में। तो देखो, अगर मैं इसको ओपन करूँ तो n इंटू n - 1 इंटू फैक्टोरियल n - 2 अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल n - 2, तो ये कैंसिल हो गया n - 2, तो ये आएगा n² - n/2 माइनस n। अगेन सिंप्लीफाई करो, n² - n - 2n/n, आप कॉमन लोगे तो मिलेगा आपको n इंटू n - 3/2, n इंटू n - 3/2 आ गया। ठीक है, देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था ना जेईई मेंस में 2021 में, उस क्वेश्चन को करते हैं अपन। तो ज्योमेट्री से रिलेटेड है ना, 2 दिन क्वेश्चन आए थे जिनको हम लोग ट्राई करते हैं। तो देखो अपने पास एक ट्राइंगल दिया था, ठीक है, ABC, ये 2021 का क्वेश्चन है। इस वाले बोला था AB पे आपके पास 3 पॉइंट्स हैं या 4 पॉइंट्स हैं, क्या बोला था, AB पे आपके पास 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, और फिर आपके पास BC पे बोला था 5 पॉइंट्स हैं। और क्या बोला था, आपके पास AC पे 6 पॉइंट्स हैं। तो ऐसे मैंने 6 पॉइंट्स बना लिए। अब बोला था ये आपके पास 4 पॉइंट्स हैं AB पे, है ना, इंटीरियर में है, ये आपके पास 5 पॉइंट्स हैं, ये आपके पास 6 पॉइंट्स हैं। बोला था कि इन 4.5 और 6 इन टोटल को ऐड करके अगर मैं इन तीनों है ना साइड्स पे जितने इंटीरियर पॉइंट्स हैं सबको अगर मैं एक साथ यूज़ करता हूँ तो मेरे पास टोटल पॉसिबल आपके पास ट्रायंगल्स कितने बनेंगे। तो देखो, अगर मेरे पास ये कोई प्रॉब्लम नहीं रहता कि अगर ये 5 पॉइंट्स या ये 6 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स ये कोलिनियर है, मैं सिंपल सा क्या करता, मैं बोलता कि सर आपके पास 5 + 6 11 + 4 15 है, मैं 15C3 3 का कॉम्बिनेशन निकाल लो, खत्म हो जाएगा, है ना, डायरेक्ट। बट यहाँ पे क्या है कि जो ये कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, तो आपको पता है ना, चाहे 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो या 4 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स या 6 पॉइंट्स, जितने भी कोलिनियर पॉइंट होंगे वो क्या आप ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, नहीं। तो इनमें से कोई ना कोई एक ऐसा कॉम्बिनेशन जरूर आया होगा जब हमने इन 3 पॉइंट्स को लिया होगा, कोई एक और कॉम्बिनेशन आया होगा जब हमने इन 3 पॉइंट्स को लिया होगा, या फिर हमने इन 3 पॉइंट्स को लिया होगा, तो मुझे वो सारे कॉम्बिनेशंस को माइनस करना पड़ेगा। तो सिंपल है, आप 15C3 में से माइनस कर दो कितना, अब ये 4 है, तो ये टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे, जब आपने इनका कॉम्बिनेशन लिया होगा इन 3 का, तो आप लिखोगे 4C3, है ना, या फिर आप वो वाले केसेस माइनस करो जिसमें इनका कॉम्बिनेशन आया होगा, तो मैं बोलूँगा 5C3 माइनस ये वाले कॉम्बिनेशन माइनस कर दो 6C3, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो जाएंगे यूजिंग द पॉइंट्स, ऑल पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स एंड 6 पॉइंट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब देखो, है ना, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि आपसे ये बोला गया है कि एक मीटिंग में, है ना, n नंबर ऑफ पर्सन्स है, ठीक है, और अगर टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स इक्वल्स टू 66, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि हर एक व्यक्ति एक मीटिंग में, है ना, एवरी पर्सन इज मेकिंग हैंडशेक विथ एवरीवन। तो आप सिंपल सा सोचो, एक जो हैंडशेक बन रहा है ना, वो कितने से बन रहा है, तो 2 लोग मिलके एक हैंडशेक बना रहे हैं, 2 लोगों ने हैंडशेक किया तो आपके पास एक कॉम्बिनेशन आया, है ना। तो मैं ऐसा बोलूँगा कि मेरे पास n लोग हैं, तो उनमें से मैं 2 लोगों के जितने कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ उतने नंबर ऑफ हैंडशेक्स होंगे। तो मैं बोलता हूँ nc2, ये क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक, दैट विल बी इक्वल्स टू 66, दैट विल बी इक्वल्स टू 66। ये क्वेश्चंस यहाँ पे भी आते हैं कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ टीम्स हैं किसी टूर्नामेंट में, और क्या हो रहा है, वो हर एक टीम हर एक के खिलाफ अलग अलग खेल रही है, तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, यानी ईच टीम प्लेस मैच विथ एवरीवन, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितना हो जाएगा, वही है n में से मैं 2 के कॉम्बिनेशन निकालूंगा nc2। ठीक है, तो अब मैं इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो देखो n फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n - 2, ठीक है, तो ये आ जाएगा 66। तो ये आपका आ गया फैक्टोरियल n। अब ओपन करो, है ना, नीचे में n - 2 है तो मुझे n - 2 कैंसिल करना पड़ेगा, तो n इंटू n - 1
और ये फैक्टोरियल n माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल 2 इक्वल्स टू 66। तो देखो और इंटू फैक्टोरियल n माइनस टू यहाँ पे है, ये कैंसिल हो गया। तो देखो ये अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो n इंटू एन माइनस वन इक्वल्स टू 66 इंटू 2, ठीक है। तो आप सबको एक साइड में ले आएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो मेरे पास है n इंटू एन माइनस वन इक्वल्स टू 66 इंटू 2। अब देखो इसको आप बहुत एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, या तो आप सबको एक साइड लाकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनवा लो, फिर उसमें फैक्टराइज करो, या फिर नॉर्मली फॉर्मूला लाकर सॉल्व कर लो, या फिर आप क्या करो इसको ब्रेक डाउन करो, है ना, फैक्टर्स में। तो अपने पास क्या है, एक 2 पहले से ही है तो 2 लिख लिया मैंने, आप 66 को, तो 2 33 3 11 और फिर 11। अब मुझे इसमें ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ जिसमें दोनों में 1 का डिफरेंस हो। तो मैं बोलूँगा एक 11 ले लो, 3 इंटू 6 इंटू 2 12, तो n इंटू एन माइनस वन, तो 66 इंटू 2 को मैं लिख सकता हूँ 12 इंटू 11। तो ये क्या होता है 12 इंटू 12 माइनस वन, सो n इंटू एन माइनस वन दिस विल बी इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, यानी टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे 12 होंगे, ठीक है। चलो अब फिर अपन एक जेईई मेंस का एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको क्वेश्चन देख लेता हूँ, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। देखो है ना 2021 का एक और क्वेश्चन करते हैं। तो 2021 में एक क्वेश्चन आया था कि आपको जो वॉवेल्स है ना, तो मुझे वॉवेल्स के सभी लेटर्स को अरेंज करके विथ या विदाउट मीनिंग वर्ड्स बनाने हैं ना। तो अगर मेरे पास कोई कंडीशन नहीं रहती तो ये कितने तरीके से अरेंज हो सकते थे, 1 2 3 4 5 6, तो फैक्टोरियल 6 तरीके से है ना। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हो जाता, फैक्टोरियल 6 तरीके से। अगर मुझे इसके लेटर्स को अरेंज करके वर्ड्स बनाने हैं विथ और विदाउट मीनिंग, अगर अपने पास कोई कंडीशन इंपोज नहीं होती, मैं बोलता हूँ फैक्टोरियल 6 तरीके से अरेंज होंगे। तो फैक्टोरियल 6 तरीके से टोटल है ना अरेंजमेंट इसका पॉसिबल होगा। अब जो क्वेश्चन आया था वो ये था कि मुझे इनको ऐसे अरेंज करना है कि ऑल द कॉन्सोनेंट है ना, ऑल द कॉन्सोनेंट्स नेवर कम टुगेदर, नेवर कम टुगेदर। सबसे पहले मुझे इसमें से कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स को अलग करना पड़ेगा। तो वॉवेल्स क्या होते हैं, ए आई ओ यू। तो अपने पास यहाँ पे क्या बच रहा है वॉवेल्स में, तो इसमें इस वॉवेल्स वाले वर्ड में वॉवेल्स कौन कौन से हैं, अपने पास ओ है और ई है, तो वो है ई है। तो कॉन्सोनेंट कौन कौन से हो जाएंगे, तो कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे वी डब्ल्यू एल और एस, ठीक है। अब अपने पास क्या पूछा गया है कि ऑल द कॉन्सोनेंट्स नेवर कम टुगेदर, यानी सबके सब कॉन्सोनेंट एक साथ नहीं आने चाहिए, लेकिन इसमें इनमें से दो, जैसे वी हो गया डब्ल्यू हो गया, तो वी डब्ल्यू एल हो गया, है ना, ये 2 या 3 आपस में साथ आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस तरीके से जाता हूँ कि मैं पहले 2 है ना कॉन्सोनेंट एक साथ हैं उनको काउंट करूँ, फिर 3 कॉन्सोनेंट एक साथ हैं उनको काउंट करूँ, फिर देखूँ कि मैं 4 कॉन्सोनेंट कौन कौन से एक साथ हैं उनको काउंट करूँ, तो ये सब बहुत लेंथी प्रोसेस रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास क्या एक्सेप्टेबल नहीं है, मेरे पास एक्सेप्टेबल नहीं है कि सभी के सभी कॉन्सोनेंट एक साथ नहीं आने चाहिए। मैंने कहा कि चलो टोटल वे लिखो, तो टोटल वे ऑफ अरेंजमेंट कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 6। अब मुझे इसमें से वो केसेस माइनस कर दो जब ये सभी के सभी एक साथ होंगे। तो अगर मैं इन सभी वॉवेल्स को एक साथ लिखता हूँ तो वी डब्ल्यू एल एस, तो मैंने इनको एक डब्बे में बंद किया क्योंकि इनको अपने को क्या करना है, एक सिंगल एंटिटी की तरह ट्रीट करना है। अगले वाले क्या हो गए, अपने पास क्या बचा ओ और ई, ठीक है। तो अब मेरे पास देखा जाए तो ये 1 ऑब्जेक्ट ये है, 2 ऑब्जेक्ट ये है, 3, तो मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है। 3 सॉरी ये 3 आपस में कितने तरीके से अरेंज होंगे, फैक्टोरियल 3 तरीके से, है ना, फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज होंगे, ठीक है। बट इनके साथ में साइमल्टेनियस वे में एक और काम हो सकता है कि ये जो वॉवेल्स है ना एक डब्बे में बंद है, कॉन्सोनेंट जो एक डब्बे में बंद हैं ये आपस में भी तो अरेंज हो सकते हैं। तो ये आपस में कितने तरीके से अरेंज होंगे, फैक्टोरियल 4 तरीके से, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या था ना जेईई मेंस 2021 का, 2021 जेईई मेंस ये क्वेश्चन था आपके पास कि मुझे वॉवेल्स के सभी लेटर्स को अरेंज करना है सो दैट कि सभी कॉन्सोनेंट्स एक साथ नहीं आने चाहिए, है ना। तो ऐसा अरेंजमेंट बताइए जिसमें सभी कॉन्सोनेंट्स एक साथ नहीं आने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल सा लूंगा कि टोटल अरेंजमेंट निकालो। तो टोटल अरेंजमेंट कितना हो सकता है, फैक्टोरियल 6। अब इसमें कोई एक एलाइक ऑब्जेक्ट तो है नहीं, यानी कोई भी 2 लेटर एक जैसे तो है नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं उनमें से वो केसेस माइनस कर दूंगा जब 2 है ना, जब सभी के सभी ये जो कॉन्सोनेंट्स हैं ये एक साथ आए होंगे। तो अगर सभी के सभी कॉन्सोनेंट्स एक साथ वाले माइनस कर दूंगा तो मेरे पास वो केसेस आ जाएंगे जब
सभी के सभी एक साथ नहीं आए होंगे, है ना, क्योंकि इसमें मेरे पास ये सभी केसेस होंगे जब 2 एक साथ आए होंगे, 3 एक साथ आए होंगे, वो सब चलेगा। बट मुझे सिर्फ वही केसेस चाहिए, मुझे सिर्फ वो केसेस चाहिए जिसमें सब के सब एक साथ नहीं आए हों। तो मैं करता हूँ टोटल केसेस लेता हूँ और उनमें से वो केसेस माइनस कर देता हूँ जब सबके सब एक साथ हैं। तो सबके सब एक साथ हैं तो मैंने बोला कि एक सब कॉन्सोनेंट्स को एक डब्बे में पैक कर दो, इसको एक सिंगल एंटिटी ले लो और इसको एक सेकेंड और इसको एक थर्ड। तो अपने पास इसका अरेंजमेंट कितना हो जाएगा? तो देखो ये अगर 3 है तो आपस में फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज होंगे, और ये अगर सबको मैंने कॉन्सोनेंट्स को एक डब्बे में बंद कर दिया तो फैक्टोरियल 4 तरीके से। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो। ठीक है, चलो कम्युनिटी वाला एक और क्वेश्चन आया था, उसको देखते हैं। ठीक है ना, एक 2021 में ही क्रिकेट टीम पे बेस्ड पे क्वेश्चन आया था, तो उसको भी अपन देखते हैं। ठीक है, देखो अपने पास 15 प्लेयर्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं ना फॉर क्रिकेट टीम। आप देखते ही हो है ना, 15 लोगों का सिलेक्शन होता है, शॉर्टलिस्ट होते हैं, कहीं 15 लोगों की टीम जाती है। अब मुझे कहा जा रहा है कि इस 15 में से अपने पास 6 बॉलर लिए गए हैं और क्या है आपके पास 7 बैट्समैन हैं। ये 2021 का क्वेश्चन है ना, तो 6 बॉलर्स हैं, 7 बैट्समैन हैं और आपके पास 2 विकेट कीपर हैं, ईशान किशन और ऋषभ पंत जी। तो आपके पास 2 विकेट कीपर हैं। तो आप देखो 6 बॉलर हैं आपके पास, 7 बैट्समैन हैं और 2 विकेट कीपर। ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है जेईई मेन का। तो देखो आपके पास कंडीशन क्या इंपोज की गई है कि आपको टीम ऐसी बनानी है जिसमें एटलीस्ट 4 बॉलर होने चाहिए, फिर आपके पास 5 बैट्समैन होने चाहिए, है ना, और क्या होने चाहिए 2 विकेट कीपर होने चाहिए। तो 2 विकेट कीपर इतने तो कम से कम होने ही चाहिए। तो मेरे पास ये बताओ, अब देखो मेरे पास, अगर मैं आपके पास जाता हूं, ठीक है 4 है ना, 5 2, नहीं ठीक है सॉरी, देखो अपने आपके पास क्वेश्चन ये था ना कि 1 मिनट रुक जाओ, है ना, 4 बॉलर 4 और 5 बैट्समैन। ठीक है, तो आपके पास 4 बॉलर होना चाहिए, 5 बैट्समैन होने चाहिए और 1 विकेट कीपर होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन लिखने में थोड़ी मिस्टेक हुई थी। तो अब देखो 5 + 4 9 और 10, यानी इससे क्या 11 नंबर की टीम बन जाएगी? 11 मेंबर की नहीं, बस आपको ये बोला गया है कि आप जो भी सिलेक्शन करोगे उसमें ये आपकी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। वो कंडीशन क्या है? 4 एटलीस्ट बॉलर होने चाहिए, 5 बैट्समैन होने चाहिए और 1 आपके पास विकेट कीपर होना चाहिए। तो चलो 4 एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ? 4 एटलीस्ट का मतलब कम से कम 4 बॉलर तो होने ही चाहिए, इससे आप ज़्यादा बॉलर भी ले सकते हो। तो मैंने बोला ठीक है, पहले एटलीस्ट 4 बॉलर वाला ही देख लेते हैं। मैं 6 बॉलर मेरे पास अवेलेबल है, मैंने उनमें से 4 का निकाला कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इसके साथ में साइमल्टेनियस वे में मुझे बैट्समैन को भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मेरे पास 7 बैट्समैन है, उनमें से मैं क्या करूँगा? तो 7 में से मैं 5 को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं 1 विकेट कीपर को सेलेक्ट करता हूँ तो क्या ये टीम बन पाएगी? नहीं। तो 5 + 4 + 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ आइदर मुझे बैट्समैन या फिर विकेट कीपर में से किसी एक का नंबर इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, एक बार एक बैट्समैन ज़्यादा ले लेते हैं और एक बार एक विकेट कीपर ज़्यादा ले लेंगे। मैंने कहा कि 4 बॉलर रखो, है ना, और क्या करो, एक बार आप बैट्समैन 1 बढ़ा दो। तो मैंने बोला 7 बैट्समैन है, उसमें से मैंने 6 ले लिया और विकेट कीपर मैंने 2 में से 1 ही लिया। या फिर है ना, और मैं क्या बोलता हूँ कि बैट्समैन 5 ही रहने दो, तो 7C5 और अपने पास जो विकेट कीपर 2 है ना, दोनों में से दोनों को ले लो। तो ये अपने पास टोटल कितने केसेस हो गए? ये केसेस उसके लिए हैं जब आपने एटलीस्ट 4 बॉलर को सिलेक्ट किया है। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कि आप मैक्सिमम जो भी पॉसिबिलिटी होती है वहां तक जा सकते हो। एटलीस्ट मतलब ये मिनिमम इतना लेना ही लेना है। अब आगे मैं देखता हूँ क्या मैं 5 बॉलर सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो 6 में से अगर मैंने 5 बॉलर सेलेक्ट कर लिया तो मेरे पास कितना वे हो जाएगा? 6C5। तो ये ऊपर वाले केसेस में, इस टोटल केसेस में ये ऐड होंगे, है ना। अब मैंने दूसरा केस देखा कि मैंने 6 में से 5 बॉलर ले लिए। अब अगर मैं 5 बॉलर लेता हूँ तो मेरे पास 5 बैट्समैन कम से कम लेने हैं और 1 विकेट कीपर तो लेना ही लेना है। अब मैं क्या बैट्समैन और विकेट कीपर की वैल्यू इंक्रीज कर सकता हूँ? नहीं। तो सिंपल सा मैं 7 में से 7C5 × 2C1, तो ये अपने पास टोटल वे हो गए। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, अपने पास एक 15 प्लेयर्स की है ना क्रिकेट टीम शॉर्टलिस्ट की गई, जिसमें आपको दिया गया कि आपके पास 6 बॉलर्स हैं, 7 बैट्समैन हैं, 2 विकेट कीपर हैं। अब आपको 11 मेंबर्स की टीम बनानी है, 11 मेंबर टीम।
और 11 मेंबर टीम में ये आपको ध्यान रखना है कि कम से कम 4 बॉलर होने चाहिए, 5 बैट्समैन होने चाहिए, 1 विकेट कीपर। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूँ तो मेरे पास 10 ही आएंगे, 10 मेंबर्स की टीम आ रही है। इसका मतलब है कि आप इनमें से कुछ ही को भी इंक्रीज कर सकते हो, बट ये मिनिमम इतनी वैल्यू होनी चाहिए। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, अगर हम 4 बॉलर को लेते हैं मिनिमम, तो यार आइदर मुझे बैट्समैन को या विकेट कीपर को एक ज़्यादा सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने 4 बॉलर लिया, अब मैंने बैट्समैन को एक ज़्यादा सेलेक्ट किया, तो 7-6 हो गया, 7 से 6, और विकेट कीपर को फिर मैं एक ही रखूंगा और मैंने 4 बॉलर रखा, तो 11 हो गए। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ 4 बॉलर तो रखो, बट अपन पास बैट्समैन जो है वो 5 ही लेते हैं, विकेट कीपर एक एक्स्ट्रा रख लेते हैं। तो अपने पास क्या हो जाएगा 7C5 इंटू 2C2। अब मैंने कहा कि ठीक है 4 बॉलर से तो काम चल ही सकता था, बट अगर हम देखते हैं 5 बॉलर सेलेक्ट कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने कहा दूसरा केस बनाओ जिसमें मैंने 5 बॉलर सेलेक्ट करने हैं, तो मैंने कहा 6C5। अब देखो जब मैंने 5 बॉलर सेलेक्ट कर लिया तो अपने पास बैट्समैन ने कितना ऑप्शन बचा, तो 5 तो निकल ही गए हैं, तो 5 ही बचेगा ना, 5 बैट्समैन लेने ही लेने हैं कम से कम, और 1 विकेट कीपर लेना है, तो 5, तो 7 बैट्समैन में से मैंने 5 बैट्समैन लिया और 2 विकेट कीपर में से 1 लिया। तो इन टोटल को आप केसेस को सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा। अच्छा, इससे हम कम चूज नहीं कर सकते है ना, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस थे, और होप आपको ये एक इंट्रोडक्टिव वीडियो थी। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगली वीडियो में लेके आऊँगा पीएनसी का, तो उसमें आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस के मैंने आपको जितने सेगमेंट्स बताए, यानी कि हर एक तरीके के है ना, देखो जितने भी तरीके के आपके पास जितने तरीके के पीएनसी के क्वेश्चंस आ सकते हैं है ना, और जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए होंगे, यानी कि 2025 से 2022 तक, तो हर एक तरीके का एक ही क्वेश्चन हम लोग या 2-2 क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन करेंगे बेसिक, एक क्वेश्चन करेंगे बोर्ड लेवल का, और एक क्वेश्चन करेंगे जेईई मेंस का। तो क्वेश्चन वाली सीरीज में अगली वीडियो में लेके आऊँगा। सो इस वीडियो में इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैंने पूरी कोशिश की है कि इसमें कोई मिस्टेक ना हो। अगर ऐसी कोई मिस्टेक हुई है तो यू आर वेलकम टू रेक्टिफाई इट एंड से योर कमेंट्स। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।